नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जीएसटी को। मतलब जीएसटी देखेंगे नहीं, जीएसटी पढ़ेंगे, ठीक है। और जीएसटी को समझेंगे, जीएसटी क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है और किस तरीके से इसका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स या मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है, वो सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जीएसटी को समझने से पहले हम लोग थोड़ा देखेंगे इसके इंडिया के टैक्स सिस्टम को हम ज़रा देखेंगे कि इंडिया के केस में टैक्स सिस्टम कैसा है और इसका टैक्स सिस्टम का फीचर्स कैसा है, इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं हम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे रिग्रेसिव होता है ये, ठीक है। रिग्रेसिव का मतलब होता है कि ओवरऑल टैक्स देखेंगे आप। अब थोड़ा सा कोई एक टैक्स को उठा के देख लेंगे तो उससे नहीं होगा, ओवरऑल टैक्स देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि आप जो है कि आपका टैक्स सिस्टम है, इंडिया का टैक्स सिस्टम रिग्रेसिव है, रिग्रेशन में है। क्यों है बताता हूँ मैं आपको। ओवरऑल देखेंगे, यदि आपका कोई भी अमाउंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिस पे आप टैक्स पे करेंगे, तो जो भी उसका अमाउंट होगा, अमाउंट आपका इंक्रीज कर रहा है तो आपका जो टैक्स होगा उसका रेशियो देखिएगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इतना बस समझ लीजिए, यदि आपका अमाउंट इंक्रीज कर रहा है तो टैक्स डिक्रीज होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिग्रेसिव। एक होता है प्रोग्रेसिव, तो उसको देखना नहीं है, बट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, आपका अमाउंट बढ़ता है तो टैक्स भी इंक्रीज करता है, वो प्रोग्रेसिव होता है। तो प्रोग्रेसिव इंडिया के केस में नहीं है। अब किसी को लग सकता है, बट वो उसका अलग टर्म आ जाएगा, फिर तो हम लोग देखेंगे बाद में, अभी हम लोग रिग्रेसिव पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं इसमें एक कम्प्लेक्स भी है, मतलब बहुत सारे इकोनॉमिक्स का कहना है भाई इंडिया के केस में देखा जाए तो टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के लिए, और इसमें बहुत सारे लूप होल्स भी हैं जिसमें से लोगों जो है कि लोग सारे टैक्स की चोरी भी कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आता है हम लोगों का सबसे मेन फैक्टर, वो है एग्रीकल्चर पे किसी भी तरह का कोई टैक्स न लगना, ठीक है। आप एग्रीकल्चर से किसी भी तरह का कोई भी इनकम जनरेट कर रहे हैं तो उससे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ टैक्स है, ठीक है। यानी किसी भी तरह का कोई टैक्स उस पर नहीं लग रहा है, टैक्स फ्री है वो इनकम। अब आते हैं हम लोग जीएसटी क्यों आया, जीएसटी क्यों लाया गया, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि भाई पहले प्रॉब्लम क्या था इसमें। पहले हम लोग प्रॉब्लम को समझ लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा कि जीएसटी आया क्यों है। तो सबसे पहले, जब हम लोगों के पास पहले वाला टैक्सेशन सिस्टम था जो कि वैट था, उसमें क्या प्रॉब्लम था, कैस्केडिंग इफेक्ट का। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ देख लीजिए। और एक होता ये क्या था, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हो जाने के कारण लोगों को बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ का जो है कि डिफ़िकल्टीज फेस करने होते थे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था, तो इस वजह से ये भी एक प्रॉब्लम था। और सेटिंग ऑफ नॉट अलाउड मीन्स, यानी कि पहले वाले कंडीशन में क्या था, आपको जो है कि इनपुट क्रेडिट नहीं दिया जाता था। अब इनपुट क्रेडिट क्या होता है, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे, आप सिर्फ टर्म को समझो, ठीक है। सेटिंग ऑफ नॉट अलाउड मीन्स इसमें किसी भी तरह का इनपुट टैक्स नहीं मिलता था, ठीक है। आप यदि कोई मैन्युफैक्चरर हो तो उस पर आप कोई भी रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, उस पर जो टैक्स आपने दिया वो आपका इनपुट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी टैक्स पे किया वो इनपुट टैक्स आपका क्या हो जाएगा, जब फाइनल प्रोडक्ट आप सेल करने जाओगे मार्केट में तो उस समय जो उस पर टैक्स पेबल होगा उस टैक्स को उसमें से माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ये अभी मेन चीज़ें हम लोगों को नहीं देखना है, बाद में देखेंगे। इसमें कह रहा है द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी एट द कॉस्ट, मीन्स पहले वाली चीज़ों में क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स बढ़ जाता था, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता था। क्यों बढ़ता था, इसका रीज़न ये था कि हम लोगों को जब इंटर स्टेट बिजनेस करना होता था, इंटर स्टेट कोई प्रोडक्ट को जो है कि कोई गुड्स को सेल करना होता था। मान लो आपने किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया कर्नाटका में, ठीक है, और कर्नाटक से आप जा रहे हो महाराष्ट्र सेल करने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होता था, आपको बॉर्डर पे ही चेक पोस्ट होते थे, बॉर्डर पे वो चेक पोस्ट होते थे, उसी चेक पोस्ट पे आपको क्या करना होता था, सारे पेपर क्लियरेंस करने, सारे पेपर का क्लियरेंस चाहिए होता था, वहाँ पे आपका ट्रांसफ़र परमिट होना चाहिए गवर्नमेंट का, और सारे टैक्स पेमेंट आपका इसी बॉर्डर पे होता था। तो यहाँ पे एक दो ट्रक नहीं, हज़ारों ट्रक की लाइनें लगी होती थी, इस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था, और इस वजह से टैक्स सॉरी उसमें से कॉस्ट जो है बढ़ जाता था। डिले होने के कारण कॉस्ट बढ़ जाता है, आप इस चीज़ों को जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेट होता है तो वो कॉस्ट बढ़ता ही है। अब कह रहा है लाइन्स बिटवीन मीन्स, लाइन्स बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज हैव ब्लर्ड, मीन्स ये हुआ कि पहले आप इस चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे कि सर्विस टैक्स क्या हो रहा है और हम लोग गुड्स टैक्स क्या दे रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है।
दे रहे हैं, बस यही पता चल रहा है दे रहे हैं। अब क्या दे रहे हैं, कौन सा टैक्स लगा, कुछ पता नहीं है। तो इस वजह से थोड़ा ये भी प्रॉब्लम था। तो लोगों में ये क्लियर होना चाहिए कि हम गुड्स टैक्स दिए है या सर्विस टैक्स दिए है। तो ये भी हम लोग आगे देखेंगे। ये सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए ये सारा जीएसटी का फीचर नहीं है, ये सारा लूप होल्स है जो कि पहले प्रॉब्लम था। ये अब इसको क्या किया गया है, जीएसटी में इसको रिजॉल्व कर लिया गया है, यानी इसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, बहुत हद तक हो भी गया है, कुछ चीज़ें बाकी है इसमें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है। कैस्केडिंग इफेक्ट का मीन्स है, अब मान लो कोई एक पर्सन है, एक पर्सन किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ है, उस पर 10% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ये 10% टैक्स लगेगा, तो अब इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, यानी बी कितने में खरीदेगा इसको, बी विल बाय इट या बी विल परचेज इट एट 110 रुपीज़, क्योंकि 10% का इस पर टैक्स लगा हुआ है, तो 110 में खरीदेगा, ठीक है। और इस पर क्या होगा, बी जो है 20 रुपीज़ का अपना प्रॉफिट ऐड करता है, ठीक है। अब बी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट ऐड किया, अब टोटल ये जो होगा, यानी सी इसको कितना में खरीदेगा, 130 में, ये इसका 130 सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, 130 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस पर क्या होगा, 10% का जीएसटी टैक्स लगेगा। ये हाइपोथेटिकल मैंने माना है, ठीक है, ये कोई 10% आप टैक्स मत मान लेना, ऐसा कुछ नहीं होता है, मैंने इसको हाइपोथेटिकल माना है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है कि इस पर 10% का टैक्स लगेगा। अब ये क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे हुआ, क्योंकि ये जो 110 है इस पर आपने ऑलरेडी टैक्स दे रखा है, ये दिया है ना आपने यहाँ पे 10 रुपीज़ ऑलरेडी टैक्स दे रखा है। फिर आप जब यहाँ पे 20 रुपीज़ ऐड किए हो, तो अब टैक्स तो सिर्फ आपके इसी 20 रुपीज़ पे लगना चाहिए ना, या सिर्फ आप इस पर नहीं लगा रहे हो, तो जो भी ऑल ओवर टैक्सेस है उसमें से जो टैक्स मैंने पेड कर दिया उसको तो माइनस कर देना चाहिए। मीन्स यदि आपका इसको इस दोनों को मतलब 130 का आप यदि 10% निकालते हैं तो आपका हो जाता है 143 रुपीज़। अब 143 में से 10 रुपीज़ तो हम टैक्स पेड कर चुके हैं ना, तो ये तो -10 होना चाहिए ना, इसमें से -10 तो आप करोगे, तो -10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 133 रुपीज़। जीएसटी में इसी को रिजॉल्व आउट करने की कोशिश की गई है और बहुत हद तक कर भी लिया गया है। अब कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, बट कुछ केस में अभी भी रह जाता है, तो उसको भी देख लेंगे क्या क्या उसका फीचर्स है। आते हैं हम लोग अर्लियर टैक्सेस पे, यानी हम लोगों के पास पहले जो टैक्स सिस्टम था वो कैसे वर्क करता था। वो पहले हम लोगों के पास था एक VAT बोले तो ये होता है वैल्यू एडेड टैक्स। मीन्स इस पर 2 टैक्सेस लगते थे, एक सेनवेट और एक स्टेट वैट। सेनवेट मतलब आप समझ चुके होंगे, सेंट्रल वैट, और स्टेट वैट मीन्स स्टेट वैट, वो तो क्लियर है। अब क्या होता है, सेंट्रल वैट एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, और ये जो है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। और सेल्स एक्टिविटी, किसी भी तरह का सेलिंग या परचेजिंग कोई चीज़ हो रही है तो वो स्टेट वैट में जाता था, यानी स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता था वो, ठीक है। बस इतना ही समझिए, स्टेट वैट और वैट एक्चुअली ऐसे ही वर्क करता था, ठीक है। आते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पिछली चीज़ों को पढ़ने नहीं आए हैं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं जीएसटी का हिस्ट्री क्या रहा है, कैसे कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन का वर्क चला, इसका क्या क्या हुआ है। और 2000 ईयर्स में जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसमें उन्होंने एक कमेटी का जो है कि इस्टेब्लिशमेंट किया था, यानी एक कमेटी का इस्टेब्लिश किया था उन्होंने। उसमें कहा था कि उस कमेटी से बोला गया था आप एक जीएसटी लॉ को ड्राफ्ट कीजिए और उसका रिपोर्ट आप मुझे दो। उसमें से जब ड्राफ्ट किया गया तो वो बताया गया, एक कैलकर टास्क फोर्स था, ठीक है, कैलकर टास्क फोर्स एक कमेटी था। वो बोले कि भाई जीएसटी में जो है कि जीएसटी जो है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लेके आएगा हमारे करेंट टैक्स स्ट्रक्चर में। मीन्स अभी हम लोगों का उस समय की बात है 2004 में, उस समय जो भी करेंट टैक्स स्ट्रक्चर रहा होगा उसमें जो है कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट लेके आने वाला था जीएसटी, ऐसा बोला गया, ठीक है। फिर 2006 में कांग्रेस की सरकार आई, वो तो 2003 या 4 में ही आ चुकी थी, बट ये 2006 में क्या हुआ, जब कांग्रेस की सरकार थी उसमें मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, और उस समय के तत्काल यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर पी चिदम्बरम। तो वो जो पी चिदम्बरम थे उन्हीं ने इसको जो है कि इंट्रोड्यूस कर चुके थे वो लोकसभा में, कि ये 1 अप्रैल 2010 में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, अब बोलोगे 4 साल पहले ही क्यों अनाउंसमेंट कर दी, इसलिए कर दिया क्योंकि जीएसटी कोई आसान चीज़ नहीं होती है। हम लोगों का जो इकोनॉमी है बहुत डाइवर्स है, बहुत इसमें डाइवर्सिटी है, तो इस डाइवर्सिटी में इम्प्लीमेंट करना जीएसटी को थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो इसलिए 4 साल का इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया कि 4 साल में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें आती गई, कुछ डिफ़िकल्टीज समझ में आता गया, फिर 7-8 में इस तरह से चलता रहा। फिर क्या हुआ, फाइनली 2011 में इसको जो है कि किया गया था, तो उसमें क्या हो पाया, पास नहीं हो पाया, ठीक है। फिर इसको
प्राइम मिनिस्टर हमारे बने नरेंद्र मोदी जी, तो वो 2014 में 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए और उसमें इसको पास करवाएगा। तो ये लोकसभा से तो पास हो गया, बट राज्यसभा में जाके फंस गया, वो वहाँ पे स्टक हो गया, तो उसमें पास नहीं हो पाया। फिर फाइनली ये जो है कि 2016 में पास हो पाया और इसको 1 जुलाई ऑफ 2017 से इसको इफेक्ट में ला दिया गया। यानी उस समय से ये पूरा वर्क करने लगा जीएसटी इंडिया में, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग जीएसटी कैसे वर्क करता है, जीएसटी क्या है। जीएसटी का मेन लोगो दिया गया वन नेशन वन टैक्स। इसका मतलब ये हुआ, आपको शायद पता होना चाहिए कि पहले हम लोगों को बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस देना होते थे, ठीक है। वो सारे टैक्स को जीएसटी में भर दिया गया है, यानी कि सब टैक्स को ला दिया गया इस जीएसटी में, सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को। तो वो सारे इनडायरेक्ट टैक्स एक टैक्स बन गया, ठीक है। और हमारा नेशन एक है, तो वो सारे ये जो है कि लोगो बन गया कि वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक मतलब एक पोटली में डाल दिया गया, तो वो एक टैक्स बन गया, ठीक है। इसमें लगभग कह सकते हो अप्रॉक्स 40 टैक्सेस हैं इसमें सबसे। और कौन कौन से टैक्सेस हैं वो हम लोग आगे स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। और ये तो आपका हिस्ट्री ही है, ये वाला को पता ही दिया गया है कि 2011 में 115th लाया गया और 122nd जाएगी 2014 में ये किया गया, ठीक है। और अब लोग आते हैं जीएसटी का प्रोविज़न क्या क्या है। जीएसटी बिल का प्रोविज़न क्या है, इसमें बोला गया है द बिल इम्प्रूव्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन मेक लॉज रिगार्डिंग टैक्सेस। मीन्स जीएसटी जो है कि दोनों गवर्नमेंट को, यानी स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को ये पावर देता है कि आप इसके रिगार्डिंग किसी भी तरह का रूल या कोई भी डिसीजन ले सकते हो, कोई भी रूल बना सकते हो, ठीक है। कोई इसमें स्यापा नहीं होगा। अब कह रहा है ये जीएसटी काउंसिल एक जो है कि बोला गया इसमें एक काउंसिल ऐसा बनाया जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि उस पर किसी का ये एक तरफा हक हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसमें जो है कि बोला गया ये जो है कि प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया जाएगा जो भी जीएसटी काउंसिल होगा। जीएसटी काउंसिल में इसके मेंबर होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स, और इसके 2 यूटीज़ होंगे। 2 यूटीज़ के जो भी होंगे वहाँ पे उसके गवर्नर या उसके फाइनेंस मिनिस्टर्स, वो सारे होंगे वहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन मॉडल जीएसटी लॉज टैक्सेस चार्जेस लेस बी लेविड बाय द सेंटर एंड स्टेट, यानी कि उस पर किसी भी तरह का आपको किसी को एग्जाम्पशन देना है तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपना जो है कि स्टेट वाला और सेंट्रल गवर्नमेंट समझे, ठीक है। ये जीएसटी काउंसिल नहीं समझेगा। उसके बाद जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड रिगार्डिंग रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। मीन्स यदि किसी भी तरह का कोई टैक्स का डिस्प्यूट्स आ जाता है, मीन्स आप कोई परसेंट टैक्स पे किया, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीज़, कोई पर्सन नहीं, कोई कंपनी मान लेते हैं। आप कोई कंपनी जाके 100 करोड़ का जो है टैक्स पे किया, अब गवर्नमेंट कह रही है उससे कि नहीं आपको 110 करोड़ रुपीज़ जो है कि पेड करना है। अब ये जो है अकबका गया बेचारी, तो ये क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे करना होगा। तो यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो जाएगा, तो इस डिस्प्यूट को कौन रिजॉल्व करेगा, जीएसटी काउंसिल ही रिजॉल्व करेंगे, वहाँ पे कोई अलग से लोग नहीं आएगा, ठीक है। फिर उस तरीके से उसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आएंगे उस मामले में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जाया जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं हम लोग इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, जीएसटी का कंपोजिशन कैसे होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती है, आप ये समझ लो। तो जीएसटी काउंसिल में आप सबसे पहले देख लोगे इसका जो चेयरपर्सन होंगे वो होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, इसके वाइस पर्सन होंगे यानी कि उसी स्टेट गवर्नमेंट में से जो भी मिनिस्टर्स आए होंगे उस मिनिस्टर्स में से ही किसी एक को चुन लिया जाएगा वाइस चेयरपर्सन के लिए, ठीक है। और इसका जो मेंबर होंगे वो मेंबर होंगे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स, यानी फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मिनिस्टर्स होंगे वो सारे इसमें होंगे, यानी जीएसटी काउंसिल में वो सारे आएंगे, ठीक है। फिर इसका कोरम क्या होता है, कोरम आप समझ लो, कोरम इज 50% ऑफ टोटल मेंबर्स। कोरम मीन्स होता है कितने मेंबर्स मिनिमम प्रेजेंट होने चाहिए डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। यानी कि जीएसटी काउंसिल तो है, वैसा तो नहीं है कि सारे मेंबर एक जगह एक समय पे प्रेजेंट हो पाएंगे। कुछ बहुत सारी परेशानियां होती है लोगों को, और कुछ काम ऐसा होता है या कुछ भी परेशानी हो सकती है एब्सेंट होने का, तो जरूर नहीं है कि 100% मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हो। तो कुछ तो एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए, कोई भी डिस्कशन स्टार्ट करना हो तो मिनिमम कितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए। और आप देखोगे तो किसी भी डिसीजन पे आने के लिए, किसी भी फाइनल डिसीजन पे आने के लिए उसके लिए मेजोरिटी चाहिए आपको 75% का। 75% मेजोरिटी के साथ ही आप किसी तरह का डिसीजन को यहाँ पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और आप देखते हैं इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट का कितने मेंबर्स होते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का कितना मेंबर्स होता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट का 2/3 वेटेज होता है, यानी कि 200, और सेंट्रल का
1/3 वेटेज, यानी कि इसका 100 होता है। अब ये 1/3 से मतलब नहीं होगा, ये 100 हो गया, इसका टोटल 300 वोट होता है, ठीक है। 300 का आप देखोगे 2/3 तो वो हो जाएगा 200, और 300 का 1/3 देखोगे तो वो हो जाएगा 100। तो सेंटर का 100 मेंबर्स होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 200 मेंबर्स होता है। तो 300 टोटल मेंबर्स हुए तो वोट भी तो 300 ही होंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसमें, ये कह रहा है द एडिशनल इंटर स्टेट जीएसटी विल बी लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स ये हुआ कि आप कोई गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो किसी दूसरे स्टेट में और आप सेल कर रहे हो किसी और स्टेट में, तो इसको बोला जाता है इंटर स्टेट बिजनेस, ठीक है। आप इंटर स्टेट ट्रेड कर रहे हो तो उसमें क्या होता था, आप मान लो कर्नाटका में आपने जो है कि इस किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, अब आप इसको सेल कर रहे हो किसी और स्टेट में, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक स्टेट ले लेते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। आप महाराष्ट्र आ रहे हो सेल करने के लिए, तो महाराष्ट्र जब आप जाओगे सेल करने के लिए तो यहाँ पे जब बना प्रोडक्ट यहाँ से तो जीएसटी एक CGST तो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब ये बेचारा कर्नाटक गवर्नमेंट क्या करेगा, कर्नाटक गवर्नमेंट में ही बना वो प्रोडक्ट, तो अब जीएसटी में तो ये सुविधा है कि भाई जहाँ पे सेल होगा SGST उस गवर्नमेंट को जाएगा और CGST तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना ही है। तो अब ये कर्नाटक गवर्नमेंट को क्या मिला, तो इसके लिए जो है कि लाया गया था कि 1% आपको दिया जाएगा, आप यानी कि GST तो आप दोगे ही, CGST और SGST मिला के आप जब दोगे उसमें प्लस आपका 1% हो जाएगा, प्लस 1% आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। वो किस लिए, वो उस मतलब उसके जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है उस गवर्नमेंट के लिए। लेकिन अब इसको क्या किया गया है, विड्रॉ कर लिया गया है, ये चीज़ें अब रही नहीं इसमें, यानी 1% जो एक्स्ट्रा देना होता था वो अब चीज़ें हटा ली गई है, वो नहीं है अभी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एग्जम्पशन पे। एग्जम्पशन में क्या रखा गया है, अल्कोहल को हटा दिया गया है, जीएसटी में अल्कोहल को नहीं रखा गया है। और पेट्रोलियम, कोई भी क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, कोई भी नेचुरल गैस है या टरबाइन फ्यूल यानी कि हवाई जहाज़ का जो फ्यूल होता है वो फ्यूल, इन सारी चीज़ों को भी अभी दूर रखा गया। और ये बोला गया जीएसटी काउंसिल ये डिसाइड करेंगे कि इसको कब जीएसटी के अंदर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर एक होता है कंपनसेशन टू बी गिवन फॉर 5 ईयर्स, यानी कि कंपनसेशन को थोड़ा समझ लें। कंपनसेशन 5 ईयर्स के लिए दिया जाएगा। मीन्स यदि कोई एक स्टेट है जो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करता है अपने स्टेट में, ठीक है, जीएसटी अपने स्टेट में यदि इम्प्लीमेंट करता है वो, और मान लो कि वो जैसे इम्प्लीमेंट हुआ 2017 में, ठीक है। अब 2017 में आप इम्प्लीमेंट किए, अब पता चल रहा है ये 2016 में जब इसका यानी कि 2016 के फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो जनरेट किया था, टैक्स जनरेट जो किया था, ये मान लेते हैं 100 करोड़ रुपीज़ ये टैक्स जनरेट किए थे, ठीक है। और इसका ग्रोथ रेट मान लेते हैं, ये इसका ग्रोथ रेट है 14%, ठीक है, या 15% मान लो इसका ग्रोथ रेट है, हर साल ये ग्रोथ कर जाता है 15% से। अब मान लो ये 2017 में, यानी 2017 में ये इम्प्लीमेंट किए, मान लो 2018 में इनको कितना करना चाहिए, 2018 में ये कितना इनको करना चाहिए, तो मान लेता है कितना होता है वो 15, ये 115 करोड़ इसको करना चाहिए, ठीक है। 115 करोड़ इसको करना चाहिए, यानी कि 2018 में 115 करोड़ तो इसको जनरेट करना होगा, क्योंकि इसका 15% का ग्रोथ रेट है, तो 2018 में इसका 115 करोड़ रुपये होने चाहिए। अब मान लो किसी कारण बस जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, क्योंकि हर नई चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगता है, तो कुछ चीज़ें गलती भी होती है और कुछ चीज़ें तो बहुत जल्दी समझ भी आ जाती है, तो उसको हम दूर रखते हैं। अभी पहले समझते हैं कि मान लो लॉस लग गया, ठीक है, तो आप इसमें मान लो जनरेट किया 90 करोड़ से, ठीक है। मान लेते कोई स्टेट 90 करोड़ ही जनरेट कर पाया, तो इसको लॉस कितना का लगा, लॉस इसको लगा फिर 25 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है। तो ये 25 करोड़ रुपीज़ का जो इसको लॉस लगा, ये लॉस इसको कौन कंपनसेट करेगा, इसको कंपनसेट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका कंपनसेट करेगी और वो अगले 5 साल तक करेगी। ऐसा नहीं कि इसी मॉडल पे कर दी जाएगी, मतलब वो इसका जो ग्रोथ रेट है उसके अकॉर्डिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अगले 5 साल तक के करती जाएगी। जिस भी फाइनेंशियल ईयर में वो अपना लॉस करेगी, यानी कि जो भी उसका टैक्स जनरेट जो भी टैक्स जनरेट करेगी वो यदि उसमें लॉस करती है वो, तो अगले 5 साल तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करती रहेगी, ठीक है। 5 साल के बाद वो फिर अपना आप जानो कैसे करोगे। हाँ, अब थोड़ा आ जाते हैं हम लोग जीएसटी के फीचर्स पे कि जीएसटी का फीचर क्या है। तो जीएसटी डुअल जीएसटी होता है, डुअल जीएसटी बोल लेते हैं, CGST और एक SGST, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी भी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको IGST भी बोला जाता है, ठीक है, IGST आप बोल लो।
अब ये क्या होता है आगे देखते हैं हम लोग। ये IGST क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, जो कि पहले नहीं दिया जाता था। हम लोगों के पास जो पहले टैक्सेशन सिस्टम था उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाता था। अब इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। कंपनसेशन एंड सेस, कंपनसेशन एंड सेस तो बता ही दिया गया है, ये सारी चीज़ें दी जाती है जो भी आप लॉस करोगे, ठीक है। उसमें कह रहा है एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड, एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड मीन्स आप मिनिमम कितना रेवेन्यू कर रहे हो या कितना आपका टर्नओवर है जो कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो या आपके लिए ज़रूरी है कराना, तो वो भी तो क्राइटेरिया रखना है। ऐसा तो नहीं पता चला गली का एक जो है कि कोई दुकान है, छोटा सा शॉप है, उसको भी बोल दिया गया आप भी करवा लो, ऐसा थोड़ी होगा। तो उसका भी कोई थ्रेशोल्ड होना चाहिए ना। तो आइए देखते हैं क्या होता है। कंपनसेशन एंड सेस तो आपको बता ही दिया गया है कि भाई इसको जो है कि इसमें कोई भी स्टेट यदि लॉस करती है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी अगले 5 साल तक, ठीक है। इंटीग्रेटेड GST को हम लोग समझते हैं। इंटीग्रेटेड GST का मतलब होता है, इंटीग्रेटेड मीन्स आप मान लो कोई दूसरे स्टेट में प्रोडक्शन कर रहे हो और किसी तीसरे स्टेट में आप जा रहे हो सेल करने के लिए। मीन्स आप मान लो महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन करते हो और सेल करने जा रहे हो गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र में प्रोडक्ट बना रहे हो और गुजरात में सेल करने जा रहे हो, तो पता चला आप सेल करने जाओगे तो आपको तो पता है कि मैन्युफैक्चरिंग पे CGST लगता है, वो चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेलिंग पे लगता है SGST यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स लगता है उस पर। तो ये किसको जाएगा, तो जहाँ पे सेल होगा वहाँ पे तो पता चला महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर हुआ तो CGST गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला गया और SGST गुजरात को चला गया, तो पता चला ये महाराष्ट्र क्या करेगा यहाँ पे, मतलब मुँह ताकेगा। तो ऐसा तो है नहीं, तो उसके लिए भी व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है उसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होगा, एक IGST लगेगा। IGST क्या होगा, इसमें GST ना दे करके IGST इसको जो है फिल करना होगा। और IGST मान लो ये जो प्रोडक्ट सेल किया गया वो प्रोडक्ट है 1 लाख रुपीज़ का, और इसमें ये 18% की कैटेगरी में आता है। और जब 18% की कैटेगरी में ये आता है तो इसका कितना हो गया, इसका टैक्स हो गया 18,000 रुपीज़। ये 18,000 क्या होगा, ये जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंड करके दिया जाएगा टोटल IGST के फॉर्म में। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, ये दोनों में सेट जो है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, किस किस में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगी वो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड यूटिलाइजेशन क्रेडिट को समझते हैं और क्रॉस यूटिलाइजेशन को समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको ये है क्या। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, आप यदि कि कोई भी मैन्युफैक्चरर हो आप और आप कोई रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो, तो रॉ मटेरियल पे आप जो भी टैक्स दे रहे हो वो आपके फाइनल प्रोडक्ट पे जो टैक्स लगना होगा उसमें वो माइनस हो जाएगा। कन्फ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, आते हैं आगे। आइए देखिए, ये है आपका, मान लो कोई प्रोडक्ट ए आपने रॉ मटेरियल खरीदा, इस पर आप 100 रुपीज़ का टैक्स दिया है। ये प्राइस नहीं है, ये टैक्स है, ठीक है। मान लो ये GST है, आपने 100 रुपीज़ का GST इस पर पेड किया। मान लो B कोई रॉ मटेरियल है, इस पर आपने 120 रुपीज़ का GST पे किया, ठीक है। और C भी कोई आपका एक रॉ मटेरियल है, इस पर आपने 130 रुपीज़ का जो है कि टैक्स GST पे किया। तो टोटल आपने कितना GST पे किया यहाँ पे 350, ठीक है। आप जब 350 यहाँ पे GST पे कर चुके हो, आप मान लो आप जब फाइनल आप रेडी कर लिए प्रोडक्ट, तो ये जो है कि मार्केट में सेल होने के लिए गया, तो पता चला इस पर जो है 400 रुपीज़ का जो है कि दिया जाएगा। इस पर 400 रुपीज़ का GST एप्लीकेबल होगा। तो 400 रुपीज़ का जो GST एप्लीकेबल होगा, तो इसमें क्या बोले आप गवर्नमेंट से बोलोगे, क्योंकि मैंने तो 350 पहले ही पे कर चुका है, तो इसको आप मुझे इनपुट क्रेडिट के रूप में दो। मीन्स ये सारी चीज़ें आपने जो खरीदा, ये चीज़ तो आपके इनपुट के लिए था। मान लो आप कोई कार बना रहे हो, तो कार के लिए मान लो इतनी सारी चीज़ें आपने खरीदी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने खरीदी, तो ये आपका फाइनल कार बन गया। तो ये आप कार के लिए तो ये चीज़ें इनपुट के रूप में यूज़ किया ना, तो ये इनपुट के फॉर्म में हो गया। तो आप ये आपका क्या होगा, आप ये जो टैक्स दिए ये इनपुट टैक्स हो गया। अब ये इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, आपके अगले टैक्स पे यानी फाइनल टैक्स पे ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपको लोन के रूप में दिया गया, क्रेडिट के रूप में दिया गया, तो इसी को बोल दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो आपको सिर्फ 50 रुपीज़ ही यहाँ पे टैक्स पे करने होंगे, ना कि 400 रुपीज़ करने होंगे, ठीक है। अब कहोगे तो 350 क्या हो गया, माइनस हो गया। भाई साहब माइनस तो हो गया, बट क्या है, ये आपके अगले मतलब नेक्स्ट आप कोई एक्टिविटी करते हो तो उस पर ये चला जाएगा, मतलब नेक्स्ट अगेन एंड अगेन ऐसा ही होता जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड पे। एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड में क्या होता है, इफ इट इज अ सर्विस सेक्टर यूनिट द एग्जम्पशन थ्रेशोल्ड शुड बी 40 लाख रुपीज़। इसका मतलब ये हुआ यदि आप कोई सर्विस सेक्टर है। अब मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये सर्विस और गुड्स में यदि कोई ऐसे भी होंगे जो कि मतलब सर्विस या गुड्स में उनको ये थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं बता दूं।
सर्विस का मतलब होता है आप कोई सर्विस ले रहे हो। जैसे एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, स्कूल आपको सर्विस देती है, ना कोई गुड्स देती है। मतलब आप जब जाते हो स्कूल पढ़ाई करने, ना कि वहाँ से कुछ लाने जाते हो, मास्टर साहब कुछ दिए आप भर के ले आए हम, ठीक है, वैसा नहीं होता है। वो आपको नॉलेज देते हैं, यानी कि आपको सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैन्युफैक्चरर पे, मैन्युफैक्चरिंग यानी गुड्स पे। जब आप कोई सामान खरीदते हो ना, तो आप कोई झोला में भर के लाते हो कुछ, ठीक है, तो वो आपका सामान हो गया। यानी फिजिकली आप कोई चीज़ ले रहे हो पैसा देके, तो वो आपका गुड्स हो गया। और आप पैसा दे रहे हो कुछ, मतलब फिजिकली नहीं ले पा रहे हो, ऐसे आप कोई सॉफ्ट चीज़ ले लिया, तो समझ लो वो आपका सर्विस है, ठीक है। तो आप यदि सर्विस सेक्टर हैं और आप मान लो एक साल में आपका 20 लाख रुपीज़ का ही टर्नओवर है, तो आपको जो है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाओ ही। और ऐसा भी नहीं कि आपको मना कर दिया जाएगा जीएसटी के रजिस्ट्रेशन से। मान लो आप 20 लाख से आपका कम जो है कि रेवेन्यू है, मतलब आप टर्नओवर करते हो एक साल में, तो आपका मन हो जाएगा ना हम जीएसटी लेंगे, तो ऐसा नहीं कि कोई मना कर देगा ना देंगे हम। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती है, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकती है। हाँ, और अब आते हैं हम लोग इस पे मैन्युफैक्चरिंग पे। यानी कोई मैन्युफैक्चरिंग कोई सेक्टर है, तो वो क्या करेगी, यदि आप 40 लाख तक आपका टर्नओवर है एक 1 ईयर का, यदि आपका 40 लाख का टर्नओवर है, तो आप क्या है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जीएसटी नेटवर्क में आपका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए। आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और फिर वही बात, आपको यदि मन कर जाए कि ना हम जीएसटी लेंगे, तो वो भी कहेगा हम देंगे, रोकेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग यहीं तक देखिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे जीएसटी का रेट्स क्या है, उसका उसमें किस चीज़ों को नहीं रखा गया है, जीएसटी से बाहर किन किन चीज़ों को रखा गया है। और जीएसटी विल सब्स्यूम इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जीएसटी किन किन इनडायरेक्ट टैक्सेस को अपने अंदर सब्स्यूम किए हुए हैं, उसको भी देखेंगे। हम लोग थोड़ा कंपेयर करेंगे ओल्ड वर्सेस न्यू को, और कंपेयर करेंगे जीएसटी को और प्रीवियस टैक्सेशन सिस्टम को, ठीक है। और फिर देखेंगे कि जीएसटी एग्जांपल देख लेंगे, और उसके बाद ई वेल क्या होता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है उसको भी देखेंगे। फिर कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो छोटे कारोबारियों के लिए, ठीक है, इसको भी देखेंगे। और एक होता है जीएसटीएन शेयर होल्डर्स। जीएसटीएन शेयर होल्डर जीएसटीएन यानी कि जीएसटी नेटवर्क में किन किन कंपनी का शेयरिंग है, कौन कौन इसमें वर्क कर रहे हैं, कौन कौन इसमें अपना शेयर दिए हुए हैं, किस किस का इसमें हिस्सा है, जरा उसको भी देख लेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है, ये 2 पार्ट में बने। तो आई होप कि ये एक पार्ट में हो जाना चाहिए, बट थोड़ा यदि हम ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहेंगे वीडियो को, क्योंकि लोग मतलब देख कर डर जाते हैं, मतलब क्या, मतलब 3 घंटे का हम लेक्चर कैसे करेंगे। तो कोई बात नहीं, आपके लिए 3 पार्ट में लाया जाएगा, ठीक है। और एक होता है क्लैमिटिसिस। क्लैमिटिसिस क्या होता है, ये केरला के मतलब सिर्फ केरला के केस में दिया गया था, और भी सब कोई कर सकता है इसको। कोई स्टेट यदि आप सेस लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। सेस क्या होता है वो भी हम आगे बता देंगे, ठीक है। रिसिप्ट मैचिंग क्या होता है वो भी बताएंगे, रिसिप्ट मैचिंग। और जीएसटी से हमको, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से, यानी कि जीएसटी को जब हम लोग फाइनल एग्जीक्यूट किए, यानी कि जब जीएसटी हम लोगों का पूरी तरीके से बहाल हो गया, तो इसमें हम लोगों को क्या बेनिफिट्स हुआ या क्या बेनिफिट्स होगा, उन चीज़ों को देखेंगे। और एक देखेंगे जीएसटी लॉजिस्टिक। और इसमें एक सुब्रह्मण्यम कमेटी का है कि कुछ रिपोर्ट आया था, उसको भी देखना चाहेंगे तो हम लोग देख लेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी हम देख लेंगे उसको। मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया, उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है।